चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। महक, हमने अपने पिछले लेक्चर के वाया ये समझा कि अंडरस्टैंडिंग द सोशल इंस्टीट्यूशन, जो कि है इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी नाम की किताब, जो NCERT 11th क्लास की किताब है, जिसका चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। इस सोशल इंस्टीट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग का अर्थ यहाँ पर यही है कि सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, जैसे रिलीजन, जैसे एजुकेशन, जैसे इकोनॉमी, जैसे मैरिज, किनशिप, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशंस अल्टीमेटली आपके रूल्स को डिफ़ाइन करने में बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस तरह से इंडिविजुअल के तौर पर कंडक्ट करेंगे, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आप पर लगाए गए सोशल कंट्रोल्स पे भी डिपेंड करता है। आप किस तरह के रोल्स परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये इस बात पे भी निर्भर है कि आपको वो रोल परफॉर्म करने के लिए कितना रिवार्ड मिलेगा सोसाइटी से, या आप कौन से रोल नहीं परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उसके रिलेटेड सोसाइटी में पनिशमेंट्स हैं। तो हमने सैंक्शंस का कंसेप्ट देखा, हमने स्टेटस एंड रोल के तहत सोशल कंट्रोल्स का कंसेप्ट देखा, और इसको परपेचुअली फॉलो करवाना, इन सोशल कंट्रोल्स को, ये जिम्मेदारी है कुछ इंस्टीट्यूशंस की जिन्हें हमने सोशल इंस्टीट्यूशन के नाम से देखा। हमने कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट और फंक्शनल थ्योरिस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल इंस्टीट्यूशंस के कंट्रीब्यूशन को समझा। आज हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पर्टिकुलरली सोशल इंस्टीट्यूशन से डील करेंगे और देखेंगे कि थ्योरिस्ट इसे किस तरह से देखते हैं और असल मायने में ये सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं। शुरुआती तौर पर हमने ये पढ़ा था कि फैमिली, मैरिज और किनशिप ये खास तरह की सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनके कॉन्टेक्स्ट में आज हमारे पास क्या क्या है, देखो ध्यान से समझो। फैमिली को लेकर के हमारे कुछ व्यू पॉइंट होते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे लिए वो एक सोशल इंस्टीट्यूशंस जो बहुत ही स्वाभाविक है आसपास होना, बिल्कुल नेचुरल है उसकी एग्जिस्टेंस हमारे लिए, दैट इज़ फैमिली। सो मैंने वर्ड वहाँ पर यूज़ किया है नेचुरल। इट्स एग्जिस्टेंस इज़ वेरी वेरी नेचुरल फॉर अस। कि जब आपसे कोई पूछेगा कि भाई, पहला ही सवाल आपसे कोई ये भी पूछ लेता है कि और आपकी फैमिली में कौन कौन है, देखिए उसने आपसे अनुमति नहीं ली ये पूछने से पहले, लेकिन ये सवाल ज़रूर वो कहेगा कि बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ। आप कहेंगे क्या, तो आपको कोई बॉयफ्रेंड है आपका, तो फिर आप कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं है। और वो कहेगा बुरा ना माने तो पूछ सकते हैं आपकी गर्लफ्रेंड है, ऑब्वियसली नहीं है। वो भी जानता है कि जवाब क्या है, आपको भी पता है कि आप जवाब क्या दे रहे हो, लेकिन उसने बुरा ना मानो ऐसा कहा ना, ये उसके लिए एक नेचुरल एस्पेक्ट तो नहीं था। लेकिन कभी उसने ये कहा कि बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी फैमिली में कौन है, नहीं। इसमें बुरा क्या मानना, इट इज़ अ नेचुरल थिंग, इट इज़ अ स्वाभाविक थिंग। तो उसने आपसे सीधा पूछ लिया और फैमिली में कौन कौन है, और क्या करते हैं, कई बार ही पूछ लेते हैं मम्मा क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं। हाँ, उसमें से कई भगवान ना करे कोई ट्रेजेडी हो रखी तो हम कह देते हैं कि माय फादर इज़ नो मोर, तो कहते ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा बात अलग है। लेकिन ये स्वाभाविक है। तो परिवार एक बहुत ही स्वाभाविक, एक बहुत ही नेचुरल एग्जिस्टेंस है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो है ही है, हमसे जुड़ी ही है और हर कोई ही उसे एक्सपीरियंस कर रहा है। इट इज़ विद एवरीवन। इसके बाद वाले इंस्टीट्यूशंस फिर वन बाय वन आते हैं, लेकिन ये बाय बर्थ ही आ जाती है। फैमिली है तभी जन्म हुआ है, क्योंकि इतनी शक्ति तो हम में नहीं है कि प्रकृति को गर्भ बना के जन्म ले जाएं। वो तो कार्तिकेय में थी, उसने ले लिया, उनका भी परिवार था, माँ पार्वती थी, महादेव थे, सब थे। तो हम जन्म लिए हैं, एक परिवार, एग्जिस्टेंस है किसी की, हमारी मदर हैं, कोई सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, फादर हो सकते हैं, बट दिस इज़ द कंसेप्ट। सो इट इज़ द इंस्टीट्यूशन वेरी नेचुरल टू द इंडिविजुअल, वेरी वेरी नेचुरल, इट्स एग्जिस्टेंस इज़ वेरी वेरी नेचुरल। हम इसे इतनी नेचुरल है कि कभी एनालाइज ही नहीं करते, हम अपनी फैमिली को एनालाइज ही नहीं करते, और इवन इसे बुरा भी माना जाता है। अगर आप एक समय के बाद अपने पेरेंट्स को या किसी को कहे ना मैं अपने परिवार के बारे में विचार कर रहा हूँ, तो फिर वो उल्टा आपको ये कहना शुरू करते हैं, अच्छा बेटा बहुत सियाने हो गए, 4 पैसे कमाने लग गए, या फिर शादी हो गई, या थोड़े से बड़े हो गए, बाहर जाने लगे, फैमिली को ही अब तुम समझने लग गए हो, बहुत अच्छी बात है। इसको इनफैक्ट नेगेटिव माना जाता है। ये इतनी नेचुरल कि इसे ऑब्जर्व करना, इसका एनालिसिस भी नेगेटिव माना जाता है। ऐसा तो नहीं है कि फिर इसका एनालिसिस ही नहीं होता होगा, होता है, बात करेंगे, हम समझेंगे। दूसरी बात, फैमिली इतनी नेचुरल होती है कि हमें ऐसा लगता है जैसी हमारी है वैसे सबकी होगी, जैसी हमारी वैसे सबकी होगी कई कॉन्टेक्स्ट में, कि जैसे हमारे जितने मेंबर हैं, जिस तरह से हैं मम्मी पापा भाई बहन, ऐसे सबके होंगे। जैसे हमारी फैमिली में जो रोल्स हैं मम्मा का पापा का, ऐसी सबकी फैमिली में होगा। जैसे हमें रेज़ किया गया है, हमारी जो यहाँ पर परवरिश है, सभी बच्चों की ऐसी होती है। तो फैमिलीज तो ऐसी ही होती हैं।
हम कई बार अपनी बातों बातों में कह भी देते ना, यार फैमिलीज तो ऐसी ही होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये ऐसा हो सकता है हकीकत में ना भी होता हो, बट हम ऐसा कहते हैं। तो फैमिली एक बहुत ही यूनिवर्सल कंसेप्ट भी है, हमें ऐसा लगता है सबकी ही होंगी और वैसी ही होंगी जो हमारी भी हैं, हमारी ही हैं, और सब का वही स्थान और वही परवरिश और वही कंट्रीब्यूशन, वही ड्यूटीज़ और वही राइट्स होते होंगे जो हमारे होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी यूनिवर्सल एंटिटी ऑल्सो, वेरी नेचुरल सोशल इंस्टीट्यूशन, वेरी यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन, और वेरी अनचेंजिंग, वेरी अनचेंजिंग। हमें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली की तरह ही बाकी फैमिली, हम नहीं समझ पाते हैं कि सोसाइटी कल्चर बदलने के साथ फैमिली का कैरेक्टर भी बदल जाता है, फैमिली का नेचर भी बदल जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है। दूसरी, हम जैसे जिस फैमिली में हैं, हम चाहते हैं वो फैमिली हमेशा वैसी रहे, लेकिन फैमिली बदलती जाती है। संबंधों में होने वाली झगड़ों का एक कारण यह भी तो है, आप बच्चे होते हैं तब आपकी माता का आपसे संबंध, पिता का संबंध कुछ और आता है, आप थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, बच्चों में वही भाई बहनों का संबंध कुछ अलग है, बड़े होते ही देखना संबंध बदल जाता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और यहीं से चीज़ें आती हैं, और फिर वो ये भी लाइनें आती हैं कि जब तू छोटा था तब तो ऐसा नहीं था, छोटे बड़े का लिहाज भूल गया, माता पिता को भी होता है कि भूल गया बेटा। तो कुछ फैमिलीज़ ऑलवेज़ ये सिस्टम मेंटेन रखती हैं कि जैसा था वैसा चलता रहे, तो वहाँ पर बार बार याद दिलाया जाता है कि भूले मत वो बड़े हैं, भूले मत वो उनके डिसीजन मेन है, उनसे पूछ करके काम करना है, चाहे निर्णय कोई भी ले रहा है लेकिन उनसे पूछा जा रहा है। तो एक बहुत ही अनचेंजिंग एंटिटी है, ऐसा भी इमेजिन किया जाता है। तो फैमिलीज़ बहुत ही नेचुरल, बहुत ही यूनिवर्सल और अनचेंजिंग एंटिटी के तौर पर हमें नज़र आती हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अगर हम सोशलॉजिस्ट के नज़रिए से देखें तो फैमिलीज़ वर्ल्ड में हर जगह हैं। सोशलॉजिस्टों ने जब रिसर्च की तो ये पाया कि फैमिली, मैरिज और किनशिप ये सभी सोसाइटीज़ की बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये पहली बात। तो सभी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या पाई गई? फैमिली, मैरिज और किनशिप। मैरिज की फॉर्म्स अलग हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ मैरिजेस, प्रोसेस ऑफ मैरिज बहुत अलग हो सकते हैं। क्रिश्चियंस की अलग हो जाती हैं, बिल्कुल ही ट्राइब्स की अलग होती हैं, इस्लाम में मुस्लिम्स की अलग हैं, सिखों की अलग हैं, हिंदुओं की अलग हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन मैरिजेस तो हैं। इवन आदिवासियों में भी विवाह है, तो विवाह प्रक्रिया है, ये बड़ी चीज़ है। इसलिए अगर आप देखें तो हमारे समाज में बहुत पुराने समय से, बहुत पुराने समय से, अगर आप पुराने पुराने पुराणों की भी बात करें या उनके पुराने ग्रंथों की भी बात करें, विवाह जैसी चर्चा हमेशा ही है। हर जगह पर ही आपको विवाह जैसी चर्चाएं नज़र में आ रही हैं, विवाह से जुड़ी व्यवस्थाएं भी नज़र में आ रही हैं। तो मैरिज एक बहुत ही यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, शुरू से ही एग्जिस्ट कर रहा है, ये बड़ी चीज़ है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि फैमिली, मैरिज और किनशिप ये लगभग सभी सोसाइटीज़ में हैं, लेकिन सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर ये वेरी करती है, तो इनमें वेरिएशंस हैं, ये एक बात उन्होंने बताई। दूसरा कंसेप्ट उनका कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन फैमिली है, अब हम फैमिली को लेके आगे बढ़ेंगे, ये जो इंस्टीट्यूशन फैमिली है ये बहुत ही प्राइवेट स्फेयर है, इट इज़ अ प्राइवेट थिंग, फैमिली इज़ अ प्राइवेट थिंग। तो आप हमसे हमेशा ये कहते हैं ना, ये हमारी फैमिली का मामला हम देख लेंगे, ये हमारा प्राइवेट मैटर हम देख लेंगे, ऐसी बातें आप अक्सर बोलते हो ना भाई। लेकिन ये ऐसी बातें आप क्यों बोलते हैं? ये फैमिली का मामला है, हम देख लेंगे, बट आपकी फैमिली में कुछ भी हो रहा है, आप सारे मोहल्ले से छुपाते फिर रहे हो। क्यों छुपा रहे हो? अगर तुम्हारी फैमिली का मैटर था तो करो, फिर मज़े लो। तो हम ये चिंता करते हैं कि कहीं मोहल्ले वालों को ना पता लग जाए, समाज को ना पता लग जाए, क्योंकि शायद उनको जब पता लगेगा तो हमारे परिवार पर कोई दबाव आएगा। इसका मतलब फैमिली उस सोसाइटी का पार्ट है कि नहीं? ये बड़ी चीज़ है ना। सो फैमिली एक प्राइवेट स्फेयर ज़रूर है, लेकिन सोशलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये फैमिली का सभी पब्लिक स्फेयर्स के साथ एक कनेक्शन होता है। वो पब्लिक स्फेयर पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है। सो फैमिली एक प्राइवेट स्फेयर होते हुए भी लिंक्ड है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशन जैसे इन सभी पब्लिक स्फेयर्स के साथ। यानी कि जब भी परिवर्तन इन स्फेयर्स में आएंगे, इसका फैमिली नाम के इस इंस्टीट्यूशन पे फ़र्क पड़ेगा, और फैमिली नाम के इन इंस्टीट्यूशन का कंट्रीब्यूशन रहता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और एजुकेशन जैसे पब्लिक स्फेयर्स में बदलाव लाने को लेकर के। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आई बात समझ में? तो इसी के तहत हमने ये पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर के तहत जो हमने लेक्चर्स किए थे उनमें ये पढ़ा था ना, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कि एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन से इंटीग्रेटेड होता है। जैसे सोशलॉजी के संबंध हमने इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री इन सब के साथ पढ़े थे, बिल्कुल वैसा ही वो हमने इसीलिए पढ़ा था कि फैमिली नाम का एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी बाकी के इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्टेड है।
चाहे फैमिली एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है, एक प्राइवेट स्फेयर भी है, फिर भी वो कई पब्लिक स्फेयर्स के साथ, कई पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर शब्द ही बदल गए। यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब प्राइवेट कॉलेज नहीं है, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक एक दूसरे ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है। प्राइवेट स्फेयर और पब्लिक स्फेयर, टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। ओके, क्लियर हुई कहानी। प्राइवेट स्फेयर जहाँ पर आप फेस टू फेस इंटरेक्शंस कर रहे हैं, एक क्लोज्ड सिस्टम है, वो इंस्टीट्यूशन का बेस काफ़ी हद तक किनशिप है, काफ़ी हद तक क्या है, किनशिप है, या तो ब्लड रिलेशन या मैरिटल रिलेशंस हैं। ओके, दूसरी तरफ पब्लिक स्फेयर जहाँ पर कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि आप जिस एम की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनफॉर्मल इंटरेक्शंस जो हैं वो फॉर्मल हो गई, इम्पर्सनल हो गई, फेस टू फेस नहीं है, इम्पर्सनल इंटरेक्शंस हो रही हैं वहाँ पर। और महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ पर हम कार्यों के आधार पर जुड़े हैं, किनशिप के बेसिस पर नहीं। इकोनॉमी में किसका क्या रोल है, कौन बायर है कौन सेलर है, हम इस बेसिस पर जुड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स में भी हम इसी तरह से जुड़े हुए हैं, कौन चुनने वाले हैं, कौन चुनाव कराएंगे, और चुनाव में लड़ने वाले कौन हैं, कौन नियम बनाने वाले हैं, और उन नियमों की पालना कौन करेगा। तो संबंध ही ये है, किनशिप उसका बेसिस नहीं है। आई बात समझ में। तो फैमिली एक प्राइवेट स्फेयर इस कॉन्टेक्स्ट में है, और इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, एजुकेशन एक पब्लिक स्फेयर उस मायने में है। तो पब्लिक प्राइवेट का कंसेप्ट यहाँ पर समझ आ गया। तो यहाँ पर ये प्राइवेट स्फेयर बाकी के पब्लिक स्फेयर्स के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल समझाऊंगा, उदाहरण के तहत समझाऊंगा अभी थोड़े आने वाले समय में, थोड़े आने वाले समय में ना, इस लेक्चर के आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल भी चिंतित ना हो, घबराएं ना, इतनी कहानी समझ में आई। अब इसी के वाया हम देखें तो हमें अलग अलग व्यूज़ फिर से यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं फंक्शनलिस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शनलिस्ट किस तरह से देखते हैं फैमिली को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। वो कहते हैं द फैमिली परफॉर्म इम्पॉर्टेंट टास्क विच कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटीज़ बेसिक नीड्स एंड हेल्प्स परपेचुएट सोशल ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फैमिली परफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट टास्क विच कॉन्ट्रीब्यूट टू society's basic needs and helps perpetuate social order. The very important thing. समझेंगे क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, फैमिली, सोशल ऑर्डर क्या था, ऑर्डर क्या है। सोशियोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में ऑर्डर की बात, उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि कुछ नॉर्म्स हैं जिनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को चलना होता है। इंडिविजुअल को उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना होता है ना। नॉर्म्स में ही लंबे समय से चली आ रही वैल्यूज़ भी जुड़ चुकी हैं। तो कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे हम रूल रेगुलेशन भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल का सोसाइटी में बिहेवियर रेगुलेटेड है। नॉर्म क्या है, आप एज अ स्टूडेंट इस क्लास में आए हैं, मैं एज अ टीचर यहाँ पर हूँ, तो टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर एक नॉर्म्स के तहत रेगुलेटेड है ना। हमारे कुछ नॉर्म्स है ना, यहीं पर नहीं, आप मुझे इस क्लास के बाहर भी कभी देखेंगे तो आपका बिहेवियर रेगुलेटेड रहेगा ना। आप कुछ भी कर रहे हैं, अचानक से स्तब्ध हो जाएंगे, हो सकता है वो प्रक्रिया छोड़ दें, वो क्रिया छोड़ दें कि अरे सर आ गए, ये नॉर्म्स के तहत है। या मान लीजिए सर आ गए तो आप गए भाड़ में जाने दे, सर आ गए चलो अड़, तो आप अपना काम करी जा रहे हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है। मिर्ज़ापुर में तो अच्छे लगता है वो वेब सीरीज़ में, असल ज़िंदगी में वो शायद ना होता हो, और अगर वहाँ पर भी वो हो रहा है तो दिखाया गया है इट इज़ नॉट ऑर्डर, इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। तो जो लोग भी वो कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट ही मिल रही है एक पॉइंट के बाद जा कर के। आई बात समझ में। उन्हें हम असामाजिक तत्व कह रहे हैं। कौन से तत्व कह रहे हैं, असामाजिक। सामाजिक तत्व क्यों नहीं हुए भाई वो। देखो आप नींबू पानी बना रहे हो, अच्छा नींबू पानी में नींबू डाल देते हो, थोड़ा सा नमक भी डालते हैं शौकीन लोग, चीनी तो डलती है। इसे जब घोलते हो ये सब घुल करके एक चीज़ बन जाती है ना, नींबू पानी। उसी समय चीनी में जो चींटियाँ पड़ी हुई हैं वो चींटियाँ भी साथ में डल गई उसमें, चींटियाँ घुल जाती हैं क्या, नहीं घुलती ना, डिज़ोल्व नहीं होती ना, वो ऐसे ही तैरती रह जाती है ना, तो उसे निकाल के बाहर करते हो आप। वो नींबू पानी के उस ऑर्डर में सेटल नहीं हुई, वो नींबू पानी हो गई। इसी तरह एक समाज है तो उसकी एक पद्धति है, सामाजिक पद्धति है, जो उसमें सेटल नहीं हो रहा वो असामाजिक हो जाएगा, उसे समाज बाहर करते जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई समय ऐसा भी आ जाता है जब सारा समाज ही असामाजिक है, तो फिर उसमें जो सामाजिक चल रहा है वो लोगों को वो लगता है अपवाद। वो कहते हैं ये कौन है भाई, बड़े तुम तो बड़े राम राज्य भैया है ना, बड़े हरीशचंद्र आ गए, चल 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 साइड। ये भी एक कहानी होती है। इसे ही शायद कलयुग
कहा गया, इसे शायद कहा गया है, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन का, कौआ मोती खाएगा, है ना। इसी शायद गुरु नानक देव जी ने कहा है कि कई कई कोस तक दिए जलते नजर आएंगे, दूर दूर तक इतनी प्रलय आएगी कि पूरा सब इतना नष्ट हो जाएगा कि कई हज़ार किलोमीटर दूर भी आपको शायद रोशनी दिख जाएगी, रास्ते में कोई इमारतें नहीं रहेंगी, कुछ नहीं रहेगा, सब नज़र आएगा, है ना। कई समय पहले यहाँ से आपको पता है धौलाधार के पर्वत दिखते थे, आज नहीं दिखते, पॉल्यूशन भी है, बिल्डिंग्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन शायद एक ज़माने में ऐसा होगा, और वो कोरोना में ही हो गया था, पहले कोरोना में ही यहाँ से पर्वत दिख गए, तो गुरु नानक देव जी की बात तो सत्य हो गई, है ना। कई कोहाँ दूर तक दीवे जगदे दिखणगे। सो मुद्दा ये है कि शायद वो समाज इतना असामाजिक हो गया है कि सब कुछ एक्सेप्टेड है अब, वो एक तरह से घोर कलयुग का दौर होगा, वो कलयुग नहीं घोर कलयुग होगा। और तब फिर थ्योरीज बनाई गई हैं कि फिर कोई आएगा, कोई अवतरित होगा, फिर से वापस से सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा, मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट आकर के उस ऑर्डर को सेटल करेगा। हिंदू धर्म में तो कहें कल की अवतार, वो कृष्ण की बात, विष्णु की बात करते हैं कि फिर आएगा, कल की अवतार आएगा, सब सेटल करेगा। वो बात इतनी ही है कि एक ऑर्डर है सोसाइटी का, वो ऑर्डर इस बात पर है कि सोसाइटी रूल रेगुलेशन से चलती है, जिसे हम नॉर्म्स कह सकते हैं, और नॉर्म्स के तहत आप चल रहे हैं तो सामाजिक है, नहीं तो फिर असामाजिक है। जब जब आप असामाजिक हैं तो फिर आपके ऊपर नेगेटिव सैंक्शंस लगती हैं, आपके ऊपर क्या लगती हैं, नेगेटिव सैंक्शंस लगती हैं, पनिशमेंट्स। तो आपको कहा जाता है ऑनलाइन आ जाओ भाई, सामाजिक हो जाओ। इसको करने के कई तरीके हैं, कई बार इसे लीगल तरीके से लॉ कराता है, तो कोर्ट की जजमेंट आकर के आपको जेल में डाला जाता है। जेल क्या है, सुधार केंद्र है, पनिशमेंट केंद्र नहीं है, सुधार केंद्र। आपको वापस से सुधार करके उसी समाज में फिर छोड़ दिया जाता है ना, ताकि अब आप सामाजिक हो जाएं। तो बहुत सी फिल्मों में आपने देखा होगा, प्राण था, पुरानी फिल्मों में प्राण, नई फिल्मों में बहुत से नए हीरो जेल से आने के बाद एकदम सुधर करके एकदम नया जीवन, एकदम लोहे तोड़े लोहार की तरह एकदम ईमानदार जीवन। लेकिन फिर कोई शैतान आ जाता है एंड में, उन्हें फिर उसी लाइफ में ले जाता है। सुधर जाते हैं लेकिन बदलते नहीं हैं। वो बहुत सी कहानियाँ हैं, समझने की ज़रूरत। ये जो नॉर्म फॉलो हो रहे हैं सोसाइटी के लेवल पर, ये सबसे प्रथम स्तर पर कौन सिखाता है आपको? कहाँ से सीखते हो? घर से, फैमिली। ये फैमिली सिखाती है। घर में बड़े छोटों का आदर करना, घर वाले अपने हाथ, आपको हाथ उंगली पकड़ के पहली बार स्कूल लेके जाते हैं, को आपको पहली बार टीचर से मिलाते हैं, और आपको पहली बार कहते हैं विश करो, मैम को विश करो। पता भी नहीं है गुड मॉर्निंग का, फिर भी छोटा सा बच्चा गुड मॉर्निंग मैम। घर वालों की जिम्मेवारी है वहाँ कि आपको सोशल ऑर्डर सिखाया जाए, कि सोसाइटी एक ऑर्डर में फ़्लो करती है, और आप एक इंडिविजुअल की तरह अकेले फ़्लो नहीं कर सकते फ्रीली। आपको चलना इसी सामाजिक ताने बाने में है। कभी आप एक ग्रुप का पार्ट हो, कभी आप किसी कम्युनिटी का पार्ट हो, कभी आप लार्जर सोसाइटी का पार्ट हो, या स्टेट का पार्ट हो, राज्य का। तो बिहेवियर वैसे वैसे होते जाएंगे। जैसे ही मेरे साथ ये जुड़ जाता है, मैं अपनी लाइफ में ये तो कह सकता हूँ यार मेरी आज़ादी, मैं जो चाहे कहूँ ना करूँ। हाँ, चाय पीने के मामले में ऐसा है, चाय पीने के मामले में मेरी आज़ादी है, मैं पीऊँ ना पीऊँ। तो मैं अपने घर वालों को, फ्रेंड सर्कल कह सकता हूँ यार मैंने नहीं पीनी चाय, यार मेरी मर्जी, आई एम एन इंडिपेंडेंट सोल, आई डोंट वांट। ठीक है, लेकिन वो चाय का कप आपके मुंह पे फेंकने की आज़ादी नहीं है। जैसे ही मैं करूँगा तो मैं बीइंग अ इंडिविजुअल, एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, भारतीय राज्य का हिस्सा होने के नाते मुझ पे उस राज्य के अनुबंध लग जाएंगे। उन अनुबंधों के तहत एक अग्रीमेंट हुआ है हमारे बीच, साइलेंट अग्रीमेंट, अग्रीमेंट ऑफ सिटीजनशिप। जन्म के साथ ही मैं नागरिक हो गया हूँ बाय बर्थ, और वो नागरिकता के तौर पर आपको पता भी नहीं है, बिना कोई ओथ लिए आपने धारण कर लिया है देश का संविधान। और जैसे ही आपने देश का संविधान धारण कर लिया तो उसके तहत आने वाली संस्थाएं, जैसे कि लोकसभा, विधान, राज्यसभा, यानी कि संसद आपने धारण कर ली, उसके तहत बने कानून आपने धारण कर लिया, आपको पता भी नहीं, और आप वो कानून आप पे लागू हो रहे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते उसके मुंह पे चाय फेंक के, जैसे ही आपको पुलिस लेने आए तो क्या किया भाई, 6 महीने की सजा। आप कहें किसके तहत, ये फलाने कानून। मैं कब था उस समय इस पृथ्वी पे जब तुमने कानून बनाया? मैं नहीं मानता। लोकतंत्र का मतलब है कि मैं शामिल होऊंगा तो नियम बनेंगे। तो फिर वो तब आपको कहेंगे बेटे तू नहीं था, तेरा परिवार था यहाँ पे, समझ आ गई तेरे को, और तुझे जन्म से नागरिकता मिली है, इसका मतलब तू यहाँ जन्मा है किसी के द्वारा। तो जो लोग थे उनके समय में ही हुआ होगा ये कानून, तो स्वीकृति थी उनकी। अगर उन्हें इस देश के कानून से समस्या थी, तुझे यहाँ ना जन्मते, कहीं और ले आके जन्मते, तुझे कहीं और की नागरिकता दिलाते। अब चुप करके कानून के तहत चल, नहीं तो तेरे को फिर टेप देंगे। तो फिर वो कहेगा ठीक है लेकिन ये अन्याय है, मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। आवाज़ उठा बेटे अंदर जाके,
जितनी आवाज़ें उठानी है वो बनाया है इसलिए कि अंदर जाके आवाज़ें उठा सके। मुद्दा यहाँ पर ही क्योंकि हाँ आवाज़ें सुनने वाला कोई नहीं, मुद्दा ये है कि वो एज एन इंडिपेंडेंट मैं पार्ट हो गया विद इन अ सेकेंड स्टेट का। क्योंकि जैसे मुझे इंडिपेंडेंस के तहत राइट है कि मैं चाय पीऊँ ना पीऊँ, अगले पर्सन को एज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन ये राइट है कि वो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सके। उसके मुंह पे चाय फेंक करके मैंने उसकी डिग्निटी हार्म की है, तो वो अब अपना राइट एग्जीक्यूट करते हुए मुझे पनिश करवाएंगे। तो सोसाइटी एक ऑर्डर से चलती है, कभी आप ग्रुप का पार्ट है, कभी फैमिली का, कभी सोसाइटी का, कभी स्टेट का। इंडिविजुअली ऐसे फ्रीली फ्लोट नहीं कर सकते, अराजकता फैला नहीं सकते, असामाजिक सिस्टम नहीं हो सकता, सामाजिक होगा। सारी चीज़ों से आइडेंटिफिकेशन कराना, रूल्स, लॉज, रेगुलेशन, स्कूल, कॉलेज, समाज, परिवार, रिश्तेदारी, ये सब कुछ से परिचित कराने का जिम्मा कौन उठाता है? फैमिली। ये सब कुछ से कौन कराता है? फैमिली। तो कई बार आपने देखा होगा एक क्रिमिनल है, एक डॉन है, शाहरुख खान है, बनियान नहीं, अंदर शर्ट नहीं, सिर्फ कोट पहना हुआ, राम जाने फिल्म, ओनली कोट पहना, नीचे लॉकेट सब खुला हुआ, पेट पे एक बटन लगाया हुआ, किधर भी चलता है और कोई क्राइम करके किसी को भी कहता है अपन लावारिस है, कोई पता नहीं अपन कूड़े में थे, ये वो, कोई फैमिली नहीं अपन का, अपन को कोई सिखाया नहीं, कोई बताया नहीं, अब अपन ऐसे ही कोई जूही चावला कोई उसे देख लेता, तरस आ जाता है कि उसके सर पे हाथ फेरती, इसका कोई दोस्त नहीं है, इसकी कोई फैमिली नहीं थी, इसे कोई सिखाया ही नहीं। अब अपन सही रास्ते पे आना चाहता लेकिन सिस्टम आने ही नहीं देता। अब अपन सही रास्ते पे, मतलब अब फैमिली मिल गई, अब जूही चावला मिल गई, अब सही रास्ते पे आना चाहता हूँ लेकिन कोई आने ही नहीं दे रहा। पिछले क्राइम के लिए मुझे पनिश करना चाहते हैं, वो करना पड़ेगा बेटा, सज़ा काटो 10+10। याद है ना सीबीआई कोर्ट ने किसी को सज़ा सुनाई थी, पंचकुला में हुड़दंग बड़ा मचवाया था उन्होंने अपने समर्थकों से, और 500-600 गाड़ियाँ लेके पहुँचे थे, तो जज ने भी फिर सज़ा बड़ी नायाब दी, कहते फिर ऐसा है भाई, हैं वो अल्लाह बड़ा मचवाए हो, 10+10 वाला देते हैं तुमको, किटकैट, तो फिर दे दिया। समझ आई बात? ऐसी जदानी नहीं मचानी चाहिए, बराबर के टुकड़े कटवाता है फिर जज भी किटकैट की तरह। तो कुल मिला करके फिर वो पिछला का सारा काटो, फिर जाके जूही के साथ ज़िंदगी बसा लो, सामाजिक हो जाओ। आई बात समझ में? वो ये तर्क देता है कि मेरा कुछ था ही नहीं, मैं अनाथ था, लावारिस था। इसलिए सरकारें, इसलिए स्टेट इस बात की भी जिम्मेवारी लेता है और ख्याल रखता है कि कितने अनाथ बच्चे हैं इस समय, उनकी परवरिश का पता करो, आंगनवाड़ी सेंटर खोलो जल्दी, नारी निकेतन इंस्टीट्यूट खुलवाओ जल्दी, इनको जल्दी से जल्दी वहाँ शिफ्ट करो, इनकी रेगुलर पालन पोषण, इनके एजुकेशन का प्रबंध करो, कहीं देश में नॉन स्टेट एक्टर ना पैदा हो जाएं। आने वाले समय में ये देश के लिए कैंसर का काम कर सकते हैं, इन्हें सही नागरिक बने, इसके लिए इन्हें सही हाथों में दे दो। इसलिए अडॉप्शन का एक सिद्धांत इस कारण से भी है कि एक बच्चे को एक अच्छा परिवार मिल जाए, इसलिए हमने लीगल रेगुलेशंस बनाई हुई हैं। आपको बच्चा मिले ये आपका अधिकार है, ये अच्छी बात है। आप कभी सोच भी सकते हैं कि ऐसा भी अधिकार क्यों है कि बच्चा मिले ही मिले, क्योंकि आप एक परिवार के तौर पर आगे बढ़ा सकें, उसे एक परिवार मिल सके। इसका ज़रा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखो, नेशन के लिए ये ज़रूरी होता है, नेशन के लिए ये ज़रूरी होता। फैमिली वो पहला इंस्टीट्यूशन है जो आपको सिखाती है कि कैसे नॉर्म्स फॉलो करने हैं। तो अक्सर आपके मुंह, आप मोहल्ले वालों के मुंह से यही सुनेंगे, जब माँ बाप ही बिगड़े हुए थे, जब परिवार ही बदतमीज़ था, तो इसे भी क्या ही सिखाते, मुंडा भी उदा ही हो गया, कुड़ी भी वैसी ही हो गई। ये लाइनें सुनते हो ना, फिर ये लाइनें भी सुनते हो, इसके बाप की, इसकी माँ की तो ज़िंदगी नरक है, इतने शरीफ थे, ये कहाँ से जन्म गया इनके घर में। ये लाइनें भी सुनते हो ना, एक कितों जंपी कलमुही, सुनते हो ना ऐसी लाइनें। ये समाज ही है, क्योंकि समाज ये देख रहा था कि फैमिली तो ऑर्डर में ही थी, फैमिली की जिम्मेदारी थी इस बच्चे को ऑर्डर सिखाना, बच्चा कुछ आउट ऑफ द ऑर्डर ही कर रहा है, तो फिर वो फैमिली पे तरस खा रहे हैं कि ये बच्चे ने बदनामी करा दी अपने घर। तो माँ बाप भी यही कहते हैं, इतने लंबे समय की इज्जत भी नाक ना कटवा दियो मोहल्ले में, बाजार में। तो बचपन से ही फिर लगे रहते हैं मेहनत करने, बचपन से ही क्या करने में मेहनत लगे रहते हैं कि ऑर्डर फॉलो, ये भी ऑर्डर फॉलो करे। तो बचपन से उसे छोटी छोटी चीज़ों से ही सिखाते हैं। इवन बंगाली तो इतने आगे हैं, बचपन में ही बच्चे क्या एक रिचुअल करा लेते हैं, जिसके तहत देख लेते हैं क्या बनने वाला है, उसके सामने बहुत सी चीज़ें रख देते हैं, कलम, खिलौने, बंदूक, पिस्तौले, बम, गोले, किताबें, सब। वो जिस चीज़ को पकड़ता है कहते हैं अब ये तो यही बनेगा, फिर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। कोई बच्चे ऐसे हैं बम पिस्तौल को हाथ डाल लेते हैं, कहते हैं गया काम। तो उसको बचपन से सेटिंग ऐसे कहते हैं, पिस्तौल ही पकड़ी है ना, IPS बना देंगे, IPS बना देंगे, लेकिन अब से ही मेहनत करनी पड़ेगी। और मतलब पिस्तौल पकड़ के निकला हुआ रास्ते में, है ना, गुड्डू पंडित बन गया, ये तो अच्छी बात नहीं, मुन्ना नहीं बनना चाहिए, IPS बने तो अच्छी बात है। ओके, इसलिए वो बचपन में ही ये रिचुअल करा लेते हैं।
कि ये ऑर्डर में रहने वाला है या आउट ऑफ ऑर्डर जाने वाला है, उसके तहत उसे सेटल करते रहते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनलिस्ट ये कह रहे हैं कि फैमिली परफॉर्म इम्पॉर्टेंट टास्क, फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करती, जबकि सारी फैमिली ये कर रही है बिना सोशोलॉजी पढ़े। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क था, बट मैंने अपनी मम्मी पापा से घर जाके पूछा आपने सोशोलॉजी रखा था, तो उन्होंने कहा हमने तो बेटा क्लास ही 10 पढ़ी। लेकिन फिर आप उनसे कहोगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है जो आप कर रहे थे। तो सब्जेक्ट के तौर पे तो सोशोलॉजी बेटा अभी आया है 200-400 साल पहले, समाज तो कब से आया हुआ है, उस समाज को स्टडी करके ये सब्जेक्ट बना। समाज पुराना है, समाज का यथार्थ सत्य पुराना है, उस सत्य को आइडेंटिफाई करके समझ करके कलमबद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत करने वाला सब्जेक्ट नया है। सत्य तो बहुत पुराना है, सत्य तो बहुत पुराना है कि सूर्य के प्रकाश से ही जीवन है। ये समझ हमें कुछ हज़ार का साल पहले लगा होगा कि कुछ ऐसा भी है कि भैया ये फूड चेन होती है और उसके तहत पौधे ऐसे खाना बनाते हैं, अब हमें पता लग गया, आई बात समझ में। वो प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस की हमें अब पता चली, लेकिन सत्य तो ये है कि सूर्य के प्रकाश से जीवन है, वो सत्य अनंत से है, आदि है। हमें उसका कब पता चला वो एक अलग बात होती है, सत्य कब से है वो एक अलग बात है। ओके, हमें अब जा करके पता लग रहा है कि बिग बैंग 14 बिलियन ईयर्स अगो हुआ कि 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, अलग बात है। बिग बैंग तो उतने बिलियन ईयर्स पहले हो गया था ना, वो तो तभी से एक सच है, हमें अब जाके पता लग रहा है वो अलग बात है। तो सत्य है ये अलग बात, उसकी हमें जांच कब हुई, हमें पहचान कब हुई, वो अलग बात है। ओके, आपका परिवार ये इंपॉर्टेंट टास्क प्ले कर रहा है, क्योंकि फिर वहाँ पर अब एक शब्द आ जाएगा कल्चर। जब सोशोलॉजी नाम की ब्रांच ऑफ स्टडी नहीं थी तब भी एक चीज़ तो थी ना, कल्चर थी ना, परंपराएं, ट्रेडिशन यानी कि संस्कृति, विधि विधान यानी कि रीति रिवाज थी ना, रिचुअल्स। तो हम आज अपने घर वालों में के मुंह से आप ये लाइन सुनते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज नहीं है बेटा। तो आप तब सोच सकते हैं रीति रिवाज मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रीति रिवाज? रीति रिवाज बस वही, परंपराएं बस वही, मर्यादाएं बस वही जो समाज ने लंबे समय से सोसाइटी ऑर्डर में रहे इसके लिए रूल रेगुलेशंस बनाए। तो नॉर्म्स, तो रीति रिवाज, परंपराएं, कल्चर, कस्टम, मैनर, ये शब्द बड़े पुराने हैं, इनके वाया वो आपके तहत आपको ये सब सिखाते ही रहे। और आई बात समझ में। और इन सब चीज़ों की शिक्षा देने का जिम्मा उनके ऊपर जो ज्ञानी लोग थे, वो चाहे आपको मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर में मिल जाएं, या फिर गांव के बुजुर्ग हो जाएं, या परिवार के बड़े सदस्य हो जाएं, ये हमेशा हमें मिलते ही रहते थे। और हमें हमेशा से ही सिखाया जाता था इनके पाँच वो ज्ञानी जी हैं, ये नॉलेज देंगे। वो किस चीज़ की नॉलेज देते थे? आपको परंपराएं, विचार, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाते थे। आज की डेट में उन्हें आप समझ लीजिए वो एक सिलेबस है। वो आज कभी वो चलते फिरते एक मनुष्य के तौर पर अपने भीतर ही सारा सिलेबस लेके घूमते थे। आज उन्हीं के द्वारा दिए गए सिद्धांत पालनाओं को आपने एक सिलेबस के तहत कुरिकुलम बना करके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। इट इज़ अ सिंपल थिंग। और जो भी वहाँ पर आपको पढ़ाने का काम कर रहा है वो आचार्य हैं, सारा अपना काम कर रहे हैं, जो उनसे भी ऊपर प्रधान आचार्य हैं। सिंपल। तो आपको आचार विहार सिखाने का काम कर रहे हैं ना भैया, इसकी कोई आचार संहिता तो होगी, कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो होगा, वो ऑर्डर है सोसाइटी का। और ये सबसे पहले हमें कौन सिखा रहा है? फैमिली। तो फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क निभा रही है विच कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटीज बेसिक नीड्स। सोसाइटी की बेसिक नीड ही क्या है? आप सामाजिक हों। सोसाइटी की बेसिक नीड क्या है? आप सामाजिक हों। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास वेदों का ज्ञान है, मेरे पास है नहीं, मेरी उतनी हैसियत नहीं, लेकिन मान लिया जाए कि मेरे पास वेदों का ज्ञान है। सोसाइटी की बेसिक नीड क्या है? कि वेदों का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी इस पृथ्वी पर रहे, तो वो आपके पास आना चाहिए ना। अब एक नीड है सोसाइटी की कि मेरा वैदिक ज्ञान आप तक भी आना चाहिए, मेरा ग्रंथों का ज्ञान, मेरा पुराणों का ज्ञान, मेरा जितने भी विश्व में जितने भी धर्मों के ज्ञान वर्धन करने वाले ग्रंथ हैं उनका ज्ञान आप तक आना चाहिए मुझसे। डन। लेकिन इसके लिए एक व्यवस्था तो करनी होगी ना, कि प्रतिदिन मैं यहाँ से ज्ञान दूँ और आप विनम्रता से उसे लें। फिर इसके तहत हम दोनों के बीच एक शिष्टाचार भी होना चाहिए। आपको छात्र धर्म निभाना है, मुझे शिक्षक धर्म निभाना है। उसके लिए मुझ पर जिम्मेदारी आती है कि मैं गहन मेहनत करके, अध्ययन करके, सरलतापूर्वक विकसित करके उस ज्ञान को आप में दे दूं। और आपकी जिम्मेदारी आती है कि आप मेहनत करके उसे पढ़ करके आएँ, सीख करके आएँ और हर कार्य को प्रस्तुत करें। ये एक नीड थी समाज की कि नॉलेज एक से दूसरे
और दूसरे से तीसरे में पीढ़ी दर पीढ़ी फ्लो हो। इट वॉज अ बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी। लेकिन ये हो तब पाएगा जब हम एक अरेंजमेंट करेंगे, और वो अरेंजमेंट है कि टीचर स्टूडेंट सेटल हों, टीचर पढ़ा सके स्टूडेंट को, स्टूडेंट पढ़ सके। उसके लिए कुछ नियम बनाने ज़रूरी थे कि स्टूडेंट टीचर की उस लेवल पर रिस्पेक्ट करें और टीचर स्टूडेंट्स के लिए उस लेवल पर मेहनत करें। दोनों की कुछ जिम्मेदारियां लगानी ज़रूरी थी, तभी दोनों अपने अपने लेवल पर अपने काम निभा पाएंगे। लेकिन ये बेसिक नीड थी सोसाइटी की कि नॉलेज परपेचुअली आगे बढ़ती रहे, अदरवाइज़ हम मनुष्य से वापस जानवर हो जाएंगे। आई बात समझ में? हम मनुष्य से वापस जानवर हो जाएंगे। इतने के बाद भी विवेकानंद अभी भी हम मानते हैं, विवेकानंद अभी भी ये मानते हैं कि हम मैन काइंड अपने में से अभी भी अधिकतर स्तर पर जानवर तत्व को ख़त्म नहीं कर पाई, मनुष्यता को प्राप्त नहीं कर पाई। ऐसा विवेकानंद अभी मानते हैं। आई बात समझ में कि हम अभी भी, हमारा शरीर जो है वो दिमाग से चल रहा है और दिमाग अभी भी हमारे काबू में नहीं है, कहीं और ही उड़ रहा है, तो हम बस चलते ही जा रहे हैं। ओके, तो सोसाइटी की बेसिक नीड ही थी कि नॉलेज का परपेचुअल फ्लो बना रहे। उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी ज़रूरी थी और उन व्यवस्थाओं के लिए कुछ नियम ज़रूरी थे, तो नियम बनाए और ये नियम पालन हो, इसके लिए सबसे पहले लेवल का इंस्टीट्यूशन फैमिली बना। तो फैमिली तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क को फुलफ़िल कर रहा है। सोसाइटी की बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने में फैमिली का तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि सोसाइटी की बेसिक नीड थी परपेचुअल फ्लो ऑफ नॉलेज, और उसके लिए ज़रूरी था कि हम दोनों शिक्षक की तरह, छात्र की तरह बिहेव करें, और उसके लिए ज़रूरी थे कुछ नियम। और नियम आपको आपके घर के स्तर पर ही बतलाए जाएं, याद दिलाए जाएं, सिखलाए जाएं, ये महत्वपूर्ण था। इसके तहत परिवार का योगदान महत्वपूर्ण रहा। आई बात समझ में? जैसे ये बार बार कई कहानियों के माध्यम से सिखाया गया। अब वरदान स्वरूप हनुमान को शक्तियाँ तो बहुत मिल गई, वरदान स्वरूप हनुमान को शक्तियाँ बहुत मिल गई, लेकिन हनुमान ने वह शक्तियाँ अर्जित नहीं की थी आयु के अनुभव से। अभी हनुमान की वो आयु नहीं थी, अनुभव नहीं था, तो उन शक्तियों को धारण करने योग्य व्यक्तित्व नहीं बना, चरित्र अभी बनना बाकी था। इसके लिए फिर हुआ क्या? हुआ ये कि जब वो ऋषियों मुनियों को परेशान करने लगे, क्योंकि हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी, ये तो फिजिक्स का सिद्धांत है, उनमें एनर्जी इतनी है तो वो स्टेबिलिटी नहीं थी, वो समझ में नहीं आ रहा था शक्तियों का उपयोग किस दिशा में करूं। तो हनुमान जी की उस कहानी को उदाहरण बना करके बहुत कुछ सिखाया गया है कि केवल शक्तियां होना ही शक्तिशाली होने मात्र नहीं है, शक्तियों का उपयोग जिसमें कि सदुपयोग, यानी कि सही दिशा सही उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करना बड़ी बात है। तो शक्तियां आना एक अलग बात, शक्तियों को धारण करना एक अलग बात। शक्तियां होने से बड़ा शक्तियां धारण करना, धारण करने के लिए उनका सदुपयोग करना आना चाहिए, उसके लिए सही उद्देश्य पता होना चाहिए, सही दिशा में शक्तियों को लगाना आना चाहिए, और वो हम ज्ञान से सीखते हैं। तो हनुमान जी में शक्तियाँ आ गई, ज्ञान नहीं आया, शक्तियाँ पहले डाल दी गई, ज्ञान नहीं। तो फिर उत्पात मचा रहे थे, तो एक ऋषि मुनि ने उनकी शक्तियों को डोरमेंट स्टेट में डाल दिया कि तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, सही समय आने पे याद आ जाएगा। लेकिन बात कह दी कि जब कोई याद दिलाएगा तब याद आएगा। अब हनुमान जी की शक्तियाँ तो हैं अंदर, लेकिन डोरमेंट हो गई। अनुभव लेते गए, अनुभव ग्रहण करते गए, अपने पुरुषार्थ से सब कुछ सीखा, मेहनत की, इतना बड़ा ज्ञान लिया, बहुत बड़े पंडित भी, ब्राह्मण भी उन्हें माना जा सकता है। इस ज्ञान के तहत वो राम जी के समीप गए, उनके भक्त बने, कार्य किया, अपने पुरुषार्थ से सब कुछ किया। फिर जब इस लेवल का पुरुषार्थ बन गया, व्यक्तित्व बन गया, अब वो धारण कर सकते हैं शक्तियों को, तो फिर उन्हें स्मरण कराई गई उनकी शक्तियाँ। तो जब वो रिस्पॉन्सिबल बने तब उनमें पावर्स रीइंस्टेट हुई। तो पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कंसेप्ट यहाँ पर आता है ना। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट निकल करके आया ना कि हनुमान एक छात्र के नाते बहुत ही शिष्ट होने चाहिए थे, तभी वो शक्तियाँ उनमें धारण हो सकती थी। तो इस तरह की बहुत सी कहानियों से बताया गया है कि अब अनऑर्डरली मैनर में सोसाइटी में नहीं चल पाएंगे, चाहे आपके पास पावर भी बहुत है, लेकिन वो पावर सोसाइटी को डिस्ट्रॉय ही करेगी, कंस्ट्रक्ट कुछ भी नहीं कर सकती। इसके लिए उसे डिस्ट्रक्शन का आधार बना करके, उत्पात का आधार बनाया गया कि वो अराजक हो गए। और लेकिन जब उनसे वो शक्तियाँ डोरमेंट करा दी गई, फिर वो राजक तत्व में वापस आ गए, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज्ञान लेते गए, सीखते चले गए। अंततः फिर उन्होंने शक्तियों का उपयोग जब भी किया, अपने हित में नहीं किया, जब भी शक्तियों का उपयोग किया अपने हित में नहीं किया, जनहित में किया। ये चरित्र आना जरूरी था, तब शक्तियाँ सदुपयोग में इस्तेमाल हुई, अदरवाइज वो दुरुपयोग हो जाती। आई बात समझ में? तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि एक ऑर्डर था सोसाइटी के तहत, उनको टीचिंग्स लेनी थी, उन्हें तपस्या करनी थी, उन्हें अपना व्यक्तित्व विकसित करना था, ये बड़ी बात थी। तो इसलिए ये बताया जा रहा है, अगर इस कहानी के हिसाब से चलें, कि
कि बहुत सी बेसिक नीड्स हैं सोसाइटी की जिन्हें कंट्रीब्यूट करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है फैमिली। तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे अगर यूपीएससी के लेवल पे या स्टेट सिविल सर्विसेज के लेवल पे एक नॉर्मल सी भी बात डिस्कस कर लूँ, या मान लीजिए कि क्वेश्चन ही आ रहा है आपके सामने कि आज की डेट में बड़े लेवल पर सोसाइटी में एनआरकी है क्योंकि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन वीक पड़ रही है, आप इसका आंसर कर दोगे ना? सपोज़ कीजिए आपके सामने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया किसी ने इंटरव्यू में या फिर राइटन में, एक क्वेश्चन ही क्रिएट कर दिया, या रीज़न अदर्शन वाला क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में, और क्वेश्चन ये आ गया कि सोसाइटी एक बड़े अनैर्किज्म की तरफ बढ़ रही है क्योंकि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन वीक पड़ रही है। दोनों का संबंध बनता है ना। फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क प्ले कर रही है ना, किस चीज़ में? सोसाइटी की जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल करने में। तो फैमिली इज़ अ वेरी वेरी बिग कंट्रीब्यूटर। तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन जितना ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, सोसाइटी उतने ही बड़े स्तर पर ऑर्डर में आएगी, सोसाइटी उतनी ही एनरिच्ड हो जाएगी, उतनी ही प्रोग्रेसिव हो जाएगी। मैं अभी उन बातों पे डिस्कशन नहीं कर रहा कि सोसाइटी पे डोमिनेंट सेक्शन कौन है, सोसाइटी में डोमिनेशन किसका, फिर ऑर्डर क्या मतलब को कौन सा ऑर्डर, किसके फेवर में ऑर्डर, कैसा ऑर्डर, फिर ये सब बातें भी हैं, आने वाले चैप्टर में करेंगे। लेकिन ये बातों को डिस्कशन करने लायक बुद्धि, मैच्योरिटी भी तो आप में पहले मैं डालूंगा ना इन चैप्टर के वाया, ताकि आप उतने बड़े लेवल की बातें समझ भी पाओ। ऑर्डर वाला समाज कौन सा? एक बेटी के नज़रिए से, एक पिता के नज़रिए से। ये भी तो एक बात है ना। एक ही परिवार में 4 लोग, माता पिता बेटा बेटी, माता पिता के नज़रिए का एक समाज है, बेटा बेटी के नज़रिए का एक समाज है, बेटा बेटी में भी बेटे के नज़रिए का एक समाज अलग, बेटी के नज़रिए का एक समाज अलग है। खिलौने आए दोनों के लिए, बेटे के लिए क्या आई? बंदूकें पिस्तौलें, बेटी के लिए गुड्डे गुड्डियाँ। ये भी तो एक समाज है ना। हमें चर्चा करना पड़े ना। बेटी भी कह सकती मुझे क्यों नहीं ला के दी चिक 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 बंदूकें, कहेंगे नहीं बेटा बंदूकें थोड़ा खेलना, गुड्डे गुड्डियों शादी कराओ, तुम खेल खेल खेला करो, है ना। उसे ला के दिए किचन के बर्तन जिसमें वो छोटी छोटी डिशेस बनाती है, वही बिस्कुट रसोई से लेके चूरपूर करके टमाटर की चटनी चटनी बना करके उसे तोलती रहती है। और वो भाई भी जब उसको कोई अपना दोस्त नहीं मिल रहा तो घुसड़ जाएगा इनके बीच में, तब अंदर से भी आवाज़ आएगी मम्मा की। बहन ने बेचारी ने तड़फ करके कहा मम्मा एटलीस्ट इसे हटा लो प्लीज़, हमें खेलने नहीं दे रहा। तभी माँ की आवाज़ आई बेटा उसे भी खिलाओ ना, भाई है तुम्हारा छोटा, लेकिन थोड़ा बड़ा होने दो, 15-14 पार करने दो इसको। मोटरसाइकिल की कुर्सी पर बैठ करके इसके पैर नीचे लगने दो ज़मीन पे, जैसा भूकंप ये मचाएगा पूरे गांव में, पूरे शहर में, मोहल्ले में, फिर ये पास नहीं लगने देगा किसी को भी। और तब नहीं फिर आप ये कह सकते हैं, फिर वो ये कहेगा कि मैं अपना जावा भी ना कि थे दोस्त हैं। तब वही बहन कह के तो देख ले, आज तू रुक जा करे आप इस टाइम पर नहीं मैं की करना तो डकुड़ियाँ ज आई बात समझ में। ये परिवर्तन है, ये कंसेप्ट है। तो किसके नज़रिए से समाज, किसका समाज? बेटा मैं कर लूँगा ये बातें, कोई दूरदर्शक सुन करके एकदम से प्रभावित, एकदम से एक्टिवेट हो जाएगी, सर कौन सा ऑर्डर, किसके ऑर्डर की बात कर रहे हो? बेटा होटल में ऑर्डर नहीं देना है, सोसाइटी का ऑर्डर पड़ रहा है। समय लगता है चीज़ों को समझने में, पहले इतना कंसेप्ट समझ ले तो समझ में आएगा होटल में भी ऑर्डर देने का एक सलीका होता है। वहाँ पे ऐसे बेटा होंठ दबा के सीटियाँ नहीं मारनी और परेशानी नहीं करनी, बेटा ऐसे ऐसे नहीं। आपकी तमीज़ से आपकी तहज़ीब नज़र आती है, आपकी तहज़ीब से आपकी विरासत नज़र आती है, आपकी विरासत से नज़र आता है हो कौन ये पता लगता है। तो कई बार हमारा जो नाम होता है हम वो होते भी नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है, अगल बगल में बैठे लोगों को आपके नाम से लेना कुछ नहीं, लेकिन आप हो कौन ये उनको पता चल जाता है। फिर वो याद करता है, यार बड़ा नाम बहुत से पड़ जाते हैं बाहर निकलते निकलते, यार वो देख टेबल नंबर 3 वाला बहुत बदतमीज़ था यार, बहुत बदतमीज़ था नाम तो उसको, लेकिन आप कौन हो पता चल गया उसे, बहुत बदतमीज़ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यार क्या बदतमीज़ियाँ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो भी तो था यार, उसके लेवल ऑफ कम्युनिकेशन देखा तो कितनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा था वेटर के साथ, हर किसी, थोड़ी अकल ले लो उससे। आप हो कौन यहाँ से भी पता चल गया। तो हो कौन तुम हम कर लेंगे चर्चा, पहले हम ये तो समझ लें, ये समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से वो, अब देखो ये 1.5 ही लाइन को समझाई जा रहा हूँ, ये 1.5 लाइन को इसलिए समझा रहा हूँ बेटे कि वही कहानी फिर काला अक्षर भैंस बराबर ना हो जाए, वैसे